हेलो, कैसे हैं बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। तो फ्रिक्शन फोर्स नाम तो आपने सुना ही है, जैसे पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा है। तो फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, क्या करता है हमारी लाइफ में। है तो ओमनी प्रेजेंट, जहाँ पर देखो वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की एप्लीकेशन दिखाई पड़ती है। कभी ध्यान दिया है फ्रिक्शन फोर्स के, मतलब कहाँ पर क्या क्या एप्लीकेशन है हमारी डे टू डे लाइफ में। तो बताओ, मुझे सोच के बताओ एक बार कि अच्छा है, बुरा है, हमारा फ्रेंड है या फिर हमारा फोय है। फ्रेंड की कैटेगरी में आता है या फोय कैटेगरी में आता है फ्रिक्शन फोर्स आपका। एक बार सोचो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, शायद आपको नज़र आएगा कि हाँ हमें हेल्पफुल है, डे टू डे लाइफ में हेल्पफुल है, या फिर हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है फ्रिक्शन फोर्स का। तो देखो, अगर मैं कहूँ कि ये बोर्ड जो हैंग कर रखा है हमने ना, वॉल पर हैंग कर रखा है, ये विदाउट फ्रिक्शन फोर्स पॉसिबल नहीं था। और मेरा यहाँ पर ऐसे चलना विदाउट फ्रिक्शन फोर्स पॉसिबल नहीं था। ये पेन को पकड़ना विदाउट फ्रिक्शन फोर्स पॉसिबल नहीं है। तो मैं सही हूँ कि गलत हूँ, चलो ये डिस्कस करते हैं। देखो, हम अगर चलते हैं ना, जब जिस टाइम पे हम चलते हैं, तो अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो तो हम क्या करेंगे, स्लिप हो जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम चलते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स हमें चलने में हेल्प करता है। एक जो कंपोनेंट होता है, नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट लगता है, जैसे ही हम इसको ग्राउंड को जब क्या करते हैं, पुश करते हैं, तो उसके जो फोर्स बनता है, रिएक्शन फोर्स बनता है न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, वो आपका एक कंपोनेंट बनता है फ्रिक्शन फोर्स और दूसरा बनता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, राइट। तो विदाउट फ्रिक्शन फोर्स हम आगे की तरफ चल नहीं सकते, हमारे पैर स्लिप कर जाएंगे बेटा, ठीक है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखो, ये बनाना, कभी बनाना फिसले हैं, हाँ होता है ना ऐसा, हाँ बचपन में कभी फिसले होंगे शायद। तो जब हमारे गलती से उस पर पैर पड़ जाता है बनाना पर, अगर हम सपोज दौड़ रहे हैं ना उस टाइम पर, तो क्या होता है, हम स्लिप कर जाते हैं, राइट। किस वजह से होता है ये? क्योंकि वहाँ पर आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। फ्रिक्शन वहाँ, क्योंकि आपके पैर के बीच में, पैर और जो आपका जो ग्राउंड है उसके बीच में बनाना की जो स्किन है वो आ गई, बनाने का छिलका आ गया, राइट। तो क्या होता है, वो फ्रिक्शन फोर्स को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है, इसकी वजह से आप स्लिप कर जाते हो। ये देखो, अगर जब आपकी ये हो, क्या नाम है, फर्श अगर गीली हो उस टाइम पर, तो क्या करते हैं, स्लिपरी हो जाती है। किस वजह से? कि उसकी जो सरफेस रफनेस है, फर्श की जो सरफेस रफनेस है वो कम हो जाती है, और कम होने की वजह से, सरफेस रफनेस जैसे ही कम होती है तो आपका फ्रिक्शन फोर्स कम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और उसकी वजह से आप स्लिप कर जाते हो, राइट। ये सब चीज़ें हम समझेंगे, फ्रिक्शन फोर्स कैसे काम करता है। तो ये देखो क्या होता है, स्लिप कर गए आप। ये देखो, ये हैदराबाद का एक दिन का एक मतलब एक दिन का वो है, सीन है, जिसमें क्या हो रहा है कि भाई आपकी जो रोड है वो स्लिपरी हो गई। पहले यहाँ पे रोड पे कुछ ऑयल गिरा किसी गाड़ी से, और उसके बाद में हल्की सी बारिश सी आ गई, राइट। तो रोड क्या हो गया, आपका जो कॉम्बिनेशन ऑयल प्लस आपका वाटर का जो कॉम्बिनेशन बना रोड पर, उसने रोड को स्लिपरी कर दिया, राइट। क्या हुआ इसका इफेक्ट ये हुआ कि उसमें फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया, फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम हो गया रोड पर, और बाइक्स वगैरह स्लिप करने लग गई वहाँ पे। ये मतलब ये रियल सीन है ना, आपको समझ में, देखने समझ में आएगा कि फ्रिक्शन फोर्स अगर अवेलेबल नहीं हो तो क्या होगा, हमारा चलना, इवन हमारा वॉक करना, दौड़ना, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हम स्लिप कर जाएंगे बिना फ्रिक्शन फोर्स के, राइट। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो व्हीकल्स का मूव करना मुश्किल होगा, व्हीकल्स का, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स के हम देखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट व्हीकल्स को मूव करने में हेल्प करता है। अगर फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया तो व्हीकल्स क्या करते हैं, स्लिप कर जाते हैं, स्किड कर जाते हैं बेटा। जैसे कि ये बाइक वाला केस है, आपने ये भी देखा होगा ना, हाँ, जो कभी बाइसिकल राइड की होगी ना, बाइसिकल अगर आप राइड करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर भी आपने स्लिपरी, जो जहाँ पे, जैसे बारिश का सीज़न हो गया, बारिश के सीज़न में क्या होता है, इवन चलना तक मुश्किल होता है ना। क्यों? क्योंकि रोड गीली हो गई है और वो स्लिप करने लगती है ना। अगर आपकी समझो कि कैसे कच्ची रोड है, तो उस केस में क्या होगा, मिट्टी और बारिश पानी जो मिलके कीचड़ टाइप में बन जाता है, वहाँ पे आपका स्लिपरी बन जाता है काफ़ी। तो वहाँ पे आप अगर बाइसिकल भी राइड करते हो या फिर आप खुद भी चलते हो तो क्या होता है, आपका स्लीपिंग, पैरों की स्लीपिंग होती है ना, और बाइसिकल भी गिर जाती है और आप भी स्लिप कर जाते हो, राइट। तो ये सब किसके वजह से होता है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होता है। देखो, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो तो देखो, ये ग्लास पकड़ रहे हैं हाथ में, तो ग्लास पकड़ना पॉसिबल नहीं है।
कैसे? क्योंकि ग्लास जो आपको दिख रहा है ना कि भी हाँ बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, एक्चुअली ये स्मूथ सरफेस नहीं कह सकते, हमें दिखाई पड़ती है स्मूथ सरफेस, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हम देखेंगे तो वो सरफेस स्मूथ ना होके ऐसी नहीं होती सरफेस। अगर ये वाला सीन होता है कि भी स्मूथ सरफेस है और हमारा हैंड जो है वो भी बिल्कुल स्मूथ है, तो ग्लास पकड़ना पॉसिबल नहीं होता। कोई फ्रिक्शन के क्या करता, उसके जो मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल पुल लगता कहाँ पर, नीचे की तरफ mg लगता, तो उसकी वजह से क्या करता, ग्लास स्लिप कर जाता बेटा आपका, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे जो आपकी सरफेस रफनेस होती है किस पर, आपके ग्लास पर रफनेस होती है और उसकी वजह से हमारी ग्रिप बन पाती है, राइट। हाथ भी आपका वैसे नहीं है, जैसे देखो ये जो ग्लास है इसकी जो सरफेस है आपकी इस तरह से होती है, ये देखो, ये आपके दिखने में तो हमें दिख रहा है कि बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन स्मूथ नहीं होती, इस तरह से रफ सरफेस निकल जाती है। जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे, आपका जो हैंड है, हैंड भी देखो आपका स्मूथ नहीं है, दिखने में लगता है, लेकिन इसका जो थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे, तो इस तरह से हमें रफनेस दिखाई पड़ती है। तो ये जो रफनेस है, दोनों सरफेस की जो रफनेस है, इसी की वजह से ग्लास को पकड़ना पॉसिबल होता है, क्योंकि mg नीचे की तरफ काम करेगा आपका, तो उसको जो उस मूवमेंट को mg की वजह जो मूवमेंट आने की कोशिश करेगी किसमें, ग्लास में, उसको मूवमेंट को रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। किसकी वजह से, दोनों सरफेस के रफनेस की वजह से, राइट। तो हम मतलब इफेक्टिवली क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता, एब्सेंट होता, तो हम ये पेन भी नहीं पकड़ सकते, हम ग्लास भी उठा के नहीं, मतलब पानी भी नहीं पी सकते, मतलब इस तरह से हम किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए ये पकड़ नहीं सकते थे, पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स सोचो, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो हमारी लाइफ कैसी होती, कितनी मुश्किल हो जाती है लाइफ, है ना। हाँ, तो ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा बुरा नहीं होता, हमें जहाँ फ्रिक्शन फोर्स के नाम पे लगता है कि हाँ नहीं, फ्रिक्शन फोर्स मतलब एक नेगेटिव नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स के बिना लाइफ भी पॉसिबल नहीं थी। जो डे टू डे लाइफ में हमारी इतनी अक्सर एक्टिविटी करते हैं, वो कोई भी पॉसिबल, मतलब मैक्सिमम बहुत सारी एक्टिविटीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। हाँ, ये देखो, आपके जो फैब्रिक बनता है, जिससे कपड़े आपने पहन रखे, पैंट आपकी है, आपकी शर्ट है, टी शर्ट है ना, तो ये जो फैब्रिक होता है, ये भी आपका, इसकी वीविंग फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाती है। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो वीविंग पॉसिबल नहीं है। देखो, अगर इसको हम क्या करके जूम करके देखें तो हमें इस तरह का फैब्रिक दिखाई पड़ता है, मतलब आपस में ये जो आपके ये थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स की वीविंग फ्रिक्शन फोर्स होने की वजह से ही थ्रेड्स रुक पाते हैं। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो ये स्लिप कर जाते। जैसे कि हम कहें कि भाई जो टाई, जो क्या होती है, रस्सी होती है आपकी ना, स्ट्रिंग होती है, उसको आप टाई नहीं कर पाते, राइट। आपके जो शू लेस है वो बांध नहीं सकते थे, उनको भी आप टाई नहीं कर सकते थे। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से पॉसिबल। जैसे ही दो आपके जो, जैसे आपने यहाँ पे शू लेस टाई किए ना, तो क्या होगा, दोनों जो उसके जो थ्रेड्स हैं, ऊपर के जो थ्रेड्स हो गए शू लेस के, वो क्या करते हैं, आपस में दोनों के बीच में फ्रिक्शन, दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन आता है, और फ्रिक्शन आता है तो क्या करते हैं बेटा, हाँ, आपस में बॉन्डिंग होती है उनकी, और उसी की वजह से आपकी जो टाई बंद करते हो इनको, वो रुक पाती है। हाँ, ये देखो, अगर आपका फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो नेल को, जो आप दीवार में नेल लगाते हैं ना, या फिर आपकी लकड़ी में किसी में भी जहाँ पर भी नेल लगाते हैं, तो वो नेल आपकी वापस निकल के आ जाती है, फ्रिक्शन फोर्स अगर आपको वहाँ पे नहीं है तो। क्योंकि स्मूथ हो गया सरफेस, स्मूथ हो गया तो नेल बाहर निकल आएगी झट से। नेल को, मतलब नेल को उसमें लगाना, मैंने कहा था ना, इसलिए एग्जाम्पल दिया था कि अगर हमारी ये जो बोर्ड है, अगर बोर्ड को हम क्या करते हैं, इसको बोर्ड को हैंग करके रखा है किसकी वजह से, दीवार में जो वॉल है उसमें आपने नेल्स लगाकर, तो ये नेल्स फोर्स को कैरी नहीं कर पाती अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो फ्रिक्शन फोर्स हमारी डे टू डे लाइफ में, मतलब हजारों एग्जांपल्स हैं, मतलब कितने, जो जहाँ पर आप देखोगे वहाँ पे हमें फ्रिक्शन फोर्स के एग्जांपल दिखेगा, उसकी यूजफुलनेस दिखाई पड़ेगी आपको। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा, बुरा नहीं होता, हमेशा हमारा दोस्त है। उस फ्रिक्शन फोर्स के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं होती, इस तरीके से इतनी ईज के साथ में लाइफ पॉसिबल नहीं होती। ये देखो, फ्रिक्शन फोर्स, अगर हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे मीटेरियल्स, हजारों मीटेरियल्स डेली बेसिस पे एंटर करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। अगर जो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता, किसका, एयर और उन मीटेरियल्स के बीच में जो विस्कस फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, अगर वो नहीं होता तो क्या होते, वो मीटेरियल्स बर्न नहीं होते, है ना। वो उसी साइज़ के, जो बड़े साइज़ के मीटेरियल्स एंटर करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और वो अर्थ तक, सरफेस तक पहुंचने में क्या हो जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो वो बर्न आउट नहीं होते, वो इस तरह से अर्थ के सरफेस पर पहुंचते और हमें खूब सारा नुकसान करते हैं ना, अर्थ पर खूब नुकसान करते। तो फ्रिक्शन फोर्स बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है।
फ्रिक्शन फोर्स हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको दिखाई पड़ेगा अगर आप ऑब्जर्व करना देखेंगे तो। मैंने तो ये कुछ एग्जाम्पल लिए, बाकी आप हजारों एग्जाम्पल्स हैं जो आप डे टू डे लाइफ में देख सकते हो। तो थोड़ा समझते हैं फ्रिक्शन फोर्स के बारे में कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे काम करता है ना, फ्रिक्शन फोर्स क्यों होता है। देखो हमने डिस्कस किया था कि जो सरफेस रफनेस है ना, दो सरफेस अगर मान लो कॉन्टैक्ट में है तो उनकी जो सरफेस रफनेस है उसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, राइट। तो दिखने में तो हमें दिखता है कि भाई जो सरफेसेस हैं, जो ऑब्जेक्ट्स की सरफेस हैं वो आपकी कैसी है, स्मूथ है बिल्कुल ना, उस पर रफनेस नहीं है। लेकिन ये फ्रिक्शन फोर्स की जो बॉन्डिंग होती है, हमने पहले देखा था किसकी वजह से होता है फ्रिक्शन फोर्स, किसकी वजह से लगता है, आपका जो कौन सा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमने देखा था उस चैप्टर में, हमने उस लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो आपका किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। किनकी वजह, किन में, जो एटम्स में है, सब एटॉमिक लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे उनमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करता है उसकी वजह से एक जो कंपोनेंट होता है वो कहाँ पर काम करता है, कैसे, इसके मतलब रफनेस जो होती है ना, अनइवननेस जो होती है किसके, सरफेस की, उसकी वजह से कंपोनेंट बनते हैं, मतलब फोर्स के कंपोनेंट बनते हैं। तो एक तो अलोंग द सरफेस काम करता है वो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, सरफेस जो सरफेस हो गया मतलब कॉन्टैक्ट सरफेस हो गया उसके अलोंग काम करता है वो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है। और दूसरा जो है परपेंडिकुलर होता है वो आपका नॉर्मल रिएक्शन होता है, राइट। तो ये जो हमें स्मूथ सरफेस दिखाई पड़ती है ये भी आपकी, जैसे इसको हमने यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है एक सरफेस पर, तो अगर हम इसको क्या करेंगे, जूम करके देखेंगे तो हमें जो स्मूथ सरफेस नज़र आ रही थी वो उसका माइक्रो व्यू में हम देखेंगे तो देखो इस तरह से कैसे अनइवननेस दिखाई पड़ेगी आपको। और ये अनइवननेस जैसे ही स्लाइडिंग होती है दोनों सरफेस के बीच में, जैसे ही रिलेटिव मूवमेंट होता है तो वो आपस में जो ये अनइवननेस है ये क्या करती है, आपस में इंटरलॉकिंग टाइप में हो जाती है, इंटरलॉक करती है ना। और वो इंटरलॉकिंग क्या करती है, आपका रेजिस्टेंस डेवलप करती है। और ये सब किसकी वजह से होता है, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज की वजह से होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज वही है जो पूरे एटम को, सभी एटम्स को, सभी मैटर को बांध के रखते हैं, राइट। तो ऐसे ही इन दोनों को क्या करते हैं, मोमेंटरली दोनों सरफेस क्या करती हैं, आपस में एक तरह से बॉन्डिंग करती हैं, आपकी वेल्डिंग शॉर्ट ऑफ चीज मतलब फिनोमिना बनता है यहाँ पर। तो ये देखो इस तरह से होता है ना, ये यहाँ पर जैसे तो इनके दो सरफेस दिखाए हैं, इसमें आपका मूवमेंट इसका दे रहा है इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे मोमेंटरली बॉन्डिंग होती है और वो बॉन्डिंग आपकी मतलब वेल्डिंग टाइप में होती है और वो टूटती है, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वेल्डिंग होती है ना। आप कहेंगे सर ये तो पॉसिबल नहीं है, देखो हम इसको समझते हैं थोड़ा सा। जो मशीन सरफेस है ना, मशीन जो होती है देखो उसकी जो सरफेस रफनेस है वो आपकी माइक्रोन्स में है, किस में है, माइक्रोन्स में, राइट। माइक्रोन्स 3.3 माइक्रोन्स, 3.17 माइक्रोन्स, 3.16 माइक्रोन, 4.0 माइक्रोन्स। तो ये जो आपकी सरफेस रफनेस इस तरह से नापी जाती है। सरफेस फिनिशिंग जो होती है ना, मशीन सरफेस की बात कर रहा हूँ, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं जो भी प्रोडक्ट उनमें। लेकिन आपकी जो अगर हम एटॉमिक लेवल की बात करें तो एटम का जो साइज होता है वो आपका 10⁻⁻10 मीटर में है ना, उस रेंज में होता है। और यहाँ पे सरफेस रफनेस किस में है, आपके 10⁻⁻6 माइक्रोन्स की बात करें ना। हाँ, तो ये देखो कि एटम उससे भी कितना छोटा साइज का हो गया, यानी कि एटम के लिए कितना हो गया कि हम कहें 10⁻⁻6 और 10⁻⁻10 मतलब 10⁻4 का रेशियो हो गया, यानी कितना हो गया, 10,000 का रेशियो हो गया। मतलब एक आपका 1 ग्राम है और एक आपका मतलब एक ये कह सकते हैं कि एक mm है और एक 10,000 mm है ना। 100,000 mm का 1 मीटर और 10 मीटर, तो एक आपका पार्टिकल मान लो समझो सरफेस रफनेस एटम की साइज जो है वो अगर आपकी 1 mm है तो इसकी रफनेस की साइज कितनी होगी, आपकी 10 मीटर हो गई, कितनी, 10 मीटर। तो ये रेशियो रहता है, मतलब ये सरफेस रफनेस एटम के साइज के कंपैरिजन में कितने 10⁻10,000 टाइम्स बिगर होती है, राइट। तो इस वजह से आपको लगता होगा कि नहीं सर ये दिखाई नहीं पड़ती। तो एटम का जो फोर्स बनता है, एटॉमिक लेवल पर जो फोर्स बनता है, मतलब एटम की जो साइज होती है उसकी वजह से, और जो सरफेस रफनेस इसमें हमारी कितनी मशीन सरफेस हो उसमें क्या होता है, अनइवननेस दिखाई पड़ती है एटॉमिक लेवल पर। और इनकी वजह से आपके जब सरफेस कॉन्टैक्ट में आते हैं तो बॉन्डिंग होती है और वो बॉन्डिंग बनती और टूटती रहती है, जैसे मूवमेंट होता है तो वो बॉन्डिंग बनती और टूटती रहती है, उसकी वजह से फ्रिक्शन आपका बनता है बेटा। ये देखो ये क्या, जो आपको अगर थोड़ा और हम डिटेल में कर लेते हैं कि भाई जो हम जानते क्या है, आपके एटम में प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है
दूसरे जो पार्ट्स में जो एटम है उसके प्रोटॉन, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके प्रोटॉन, इन दोनों के बीच में फोर्स बनता है। ऐसे ही इसके प्रोटॉन और इसके इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में फोर्स बनता है। ये किसमें, एटॉमिक लेवल पर फोर्स जो काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो काम करता है, यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है कैसे, नॉर्मल रिएक्शन के लिए और फ्रिक्शन फोर्स के लिए, जो सरफेस रफनेस के मतलब सरफेस रफनेस के उस पर काम करता है ना। हाँ, तो ये फोर्स आपका रिस्पॉन्सिबल है, सरफेस रफनेस आपकी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फ्रिक्शन फोर्स के लिए बेटा। ठीक है, तो चलो अब समझते हैं हमें ये समझ में आ गया कि भाई फ्रिक्शन फोर्स आपका कैसा है, हमारा फ्रेंड है, डे टू डे लाइफ में हमें बहुत हेल्प करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स केवल फ्रेंड है कि हमारे नुकसान भी कुछ करता है? बिल्कुल, आपकी जितनी भी मशीनरी होती है ना, इवन हम कहें कि आपकी कार के जो मशीन इंजन है या फिर आपका बाइक का जो इंजन है, उसमें करीबन 20% फ्यूल आपका केवल उस इंजन में जो पार्ट्स होते हैं इंजन के, जिनमें भी रिलेटिव मूवमेंट है, सरफेस कॉन्टैक्ट है जहाँ पर, उनके बीच में जो फ्रिक्शन है उसको ओवरकम करने में भी आपके 20% तक एनर्जी क्या हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है। मतलब अगर अब आपने बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डलवाया है तो कहेंगे कि 0.2 लीटर आपका किस में चला जाता है, फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने में चला जाता है, वो भी केवल इंजन के फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने में चला जाता है। तो फ्रिक्शन फोर्स जितनी भी वियर एंड टियर होती है, वियर एंड टियर क्या होगी, मतलब कि जो हमारे चीज़ें खराब, उनके डायमेंशन चेंज हो जाती है, आपस में घिस घिस के चेंज हो जाती है ना, तो वो उनका उपयोग जो है, यूज है, वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये आपका किसकी वजह से होता है, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होता है। फ्रिक्शन फोर्स इतना पावरफुल होता है कि देखो आपके जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, अर्थ सरफेस पर जो माउंटेन्स थे, उनको क्या करता है, मतलब इरोजन की जो प्रोसेस होती है ना, वो भी एक तरह से किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह होता है। इरोजन होता है, वाटर इरोजन होता है, आपका एयर जो इरोजन होता है, वो सब उससे क्या बनता है, आपके इवन बड़े बड़े माउंटेन्स को इवन आउट कर देता है फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स बड़ा पावरफुल है नेचर में भी बेटा, और हमारे डेली यूज में भी। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या है, फ्रेंड भी है और हमें कुछ नुकसान भी करता है। लेकिन विदाउट फ्रिक्शन फोर्स हमारी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है, हम चल भी नहीं पाते, हम गाड़ी भी नहीं चला पाते, हम गाड़ी एक्सलेट भी नहीं कर पाते, है ना, और मतलब ग्लास भी उठा के पानी पीना मुश्किल था। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी, मतलब डे टू डे में जितनी भी देखेंगे आपकी हज़ारों एप्लीकेशन दिखाई पड़ेंगे आपको। ठीक है, चलो अब लंबा इसको नहीं खींचते हैं, आप समझ गए होंगे शायद जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ मैं, सिंपल सी बात है। चलो देखो, अब देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स काम कैसे करता है, इसको मतलब जो हम कैसे काम में लेते हैं। तो चलो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक अलमीरा है, सपोज यहाँ पर अलमीरा को क्या कर रहा है, यहाँ पर एक पर्सन है, मतलब बंदा है, वो उसको पुश कर रहा है, और सपोज इसने, अलमीरा काफ़ी भारी है, ऐसा नहीं हल्की अलमीरा है, इसमें अच्छे से आपकी बुक्स वगैरह भरी हुई हैं, है ना, भारी हो जाएगी ना अलमीरा। तो ये क्या कर रहा है, अब इसने पुश किया, लेकिन ये मूवमेंट नहीं है आ रहा है इसका। तो सपोज इसने जो फोर्स लगाया यहाँ से, इसने फोर्स लगाया यहाँ पर, इस पर F, सपोज F जो लगाया इसने इनिशियली, वो आपका 50 न्यूटन लगाया इसने, कितना, 50 न्यूटन लगाया, लेकिन अलमीरा में कोई मूवमेंट नहीं है। तो अब ये 50 न्यूटन जो फोर्स लगाया और मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि नेट फोर्स इस पर, मूवमेंट नहीं होने का मतलब क्या है, हम तो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इस पर, लेकिन नेट फोर्स क्या हो गया इस पर, कोई ना कोई नेट फोर्स होना चाहिए, क्योंकि हम ये एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इस पर। लेकिन नेट फोर्स तो होगा तो मूवमेंट होगी, लेकिन मूवमेंट यहाँ पे हो नहीं रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको कोई ना कोई फोर्स इसको अपोज कर रहा है। तो ये जो फोर्स रिलेटिव मूवमेंट को, जो मूवमेंट के इसको अपोज कर रहा है, वो आपका फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स। और क्योंकि अभी क्या है कि कोई मूवमेंट नहीं है किसी तरह की भी, तो इस फ्रिक्शन फोर्स को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट, क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आ रही बात? हाँ, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे मतलब कैसे काम करता है कि भाई जैसे ही आपकी मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं हम किसी बॉडी को फोर्स लगा के, तो उसकी मूवमेंट को क्या करता है, अपोज करता है, राइट। तो हमने यहाँ पे 50 न्यूटन फोर्स लगाया, कोई मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा है। तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है इस पर, अलमीरा पर, फ्रिक्शन इस साइड में लग रहा है, ये फोर्स इस पर, लेट अस अज्यूम दिस इज F, स्मॉल f। सो क्या हो गया बेटा, आपका फोर्स 50 न्यूटन उधर से लग रहा है, स्मॉल f इधर से लग रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स सर F माइनस स्मॉल f, और दैट शुड बी इक्वल टू ma एज पर न्यूटन सेकंड लो।
तो एम ए आपका तो एम तो है लेकिन ए नहीं है, जीरो हो गया तो मतलब ये जीरो हो गया। दैट मीन्स ये क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल हो गया, जो हमने फोर्स अप्लाई किया था उसके बराबर हो गया। अब क्या काम किया हमने, इसको 100 न्यूटन कर दिया। किसको 100 न्यूटन कर दिया हमने। जब 100 न्यूटन किया तो भी मूवमेंट नहीं हो रही है, इसका मतलब फिर से फ्रिक्शन फोर्स ने क्या किया, फ्रिक्शन फोर्स ने वापस उसको बैलेंस कर दिया। पर अभी तो हम कहते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स आपका यहाँ पे 50 न्यूटन लगाया तो 50 न्यूटन के बराबर हो गया। हाँ, लेकिन अब क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स वापस उसको बैलेंस कर रहा है क्योंकि अभी तक कोई मूवमेंट नहीं है 100 न्यूटन लगाने पर। दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स ने अपनी वैल्यू को, अपने मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर लिया। क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया, तभी तो बैलेंस करेगा ना। हाँ, नहीं तो बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स अब आपका, पहले फ्रिक्शन फोर्स कितना था, 50 न्यूटन था, मतलब 50 न्यूटन हमें अप्लाई किया वहाँ पर और 50 न्यूटन ही फ्रिक्शन फोर्स बन गया। अब क्या हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स हमने 100 न्यूटन अप्लाई किया लेकिन मूवमेंट नहीं अलमीरा की, तो क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स अब इसके इक्वल ही रहेगा। तो ऑब्वियसली ये कितना बन गया आपका, 100 न्यूटन बन गया, राइट। यानी फ्रिक्शन फोर्स ने अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर लिया, अपने मैग्नीट्यूड को एडजस्ट कर लिया। समझ में आ रही है बात कि फ्रिक्शन स्टैटिक, कौन सा फ्रिक्शन है ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जब मूवमेंट आपके नहीं है, मूवमेंट को अपोज कर रहा है, राइट। अब क्या किया हमने, इसको 150 कर दिया। किसको 150 कर दिया, जो मैन फोर्स अप्लाई कर रहा है एफ, उसकी वैल्यू अब हो गई 150 न्यूटन। लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी आपका क्या हो गया कि मूवमेंट नहीं है अलमीरा का। दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स ने अपने आप को और एडजस्ट कर लिया। मतलब अब क्या कर रहा है, मूवमेंट नहीं है ना, इसका मतलब कौन अपोज कर रहा है, वही फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा है। दैट मीन्स कि इसने अपने आप को फर्दर एडजस्ट कर लिया और अब इसकी वैल्यू हो गई हमारी 150 न्यूटन। मतलब कहाँ से शुरू हुई थी, इनिशियली सपोज कोई फोर्स नहीं था तो उस टाइम पे फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं था, है ना। फ्रिक्शन फोर्स कब आया, मतलब फ्रिक्शन फोर्स उस टाइम पे जीरो था। तो फ्रिक्शन फोर्स कब आया, जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई करना शुरू किया अलमीरा पे, तो उस टाइम से फ्रिक्शन फोर्स, इसमें फ्रिक्शन फोर्स ने अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया, किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। और क्या हो रहा है, उसी फोर्स के इक्वल हो रहा है, राइट। समझ में आ रही है, जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ रही है, उस फोर्स के हम मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स भी अपने आप को एडजस्ट करता जा रहा है, उसकी भी मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, वो सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है। कैसा है, सेल्फ एडजस्टिंग, सेल्फ एडजस्टिंग बेटा याद रखना है ना। हाँ, सेल्फ एडजस्टिंग है, सिंपल नहीं है, मतलब कि स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक जैसे नाम से समझ में आता है, स्टैटिक यहाँ पे कि उसकी वैल्यू स्टैटिक नहीं है, उसकी वैल्यू आपकी कैसी होती है, सेल्फ एडजस्टेबल होती है। उसकी वैल्यू जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ही बढ़ती जाती है। तो क्या ये बढ़ती रहेगी अगर हम 500 न्यूटन कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा सर, एक लिमिट आएगी जिसके बाद में कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ नहीं सकती है ना। ये फ्रिक्शन फोर्स अपनी वैल्यू बढ़ा नहीं सकता है, वो आपकी इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। और वो उसके बाद में क्या होगा, अगर उससे ऊपर हमने फोर्स लगाया तो फिर अलमीरा का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, राइट। वो जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर लेगा। समझ में आ रही है बात। तो उस फ्रिक्शन फोर्स को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो आएगी, देखो उसको बोलेंगे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके। और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है बेटा, उसकी जो वैल्यू निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये हम सीखते हैं अभी। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो गया कि भाई ये इसकी लिमिट है, फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट है, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स बढ़ नहीं सकता है। समझ गए, हाँ, कि ये इसकी ताकत का एंड हो गया, अब इसकी ताकत इससे ऊपर नहीं जा सकती है। तो क्या कैसे निकालेंगे ये, इसके लिए हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। किसका, अलमीरा का। सपोज अलमीरा का जो मास है वो हमारा m है, सो mg हमारा कहाँ काम करेगा, mg नीचे काम कर रहा है, राइट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। ग्रेविटेशनल पुल होगा ना, हाँ, तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और नॉर्मल रिएक्शन लगेगी यहाँ पर, नॉर्मल रिएक्शन लगाए ना, अगर ये
जब डाउनवर्ड डायरेक्शन पुल कर रहा है ग्रेविटेशनल पुल फोर्स इसको, तो क्या कर रहा है, ये इस पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, किस पर, ग्राउंड पर, राइट। तो ग्राउंड पर जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है तो ग्राउंड क्या करेगा, वापस इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। हाँ, हम पढ़ चुके हैं कई बार सर, ये मान लेते हैं एन है, राइट। तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको हम लिखते हैं एफ इजकल टू एफ एस मैक्सिमम लिमिटिंग की बात करें ना, ये हमारा म्यू एस एन के इक्वल होगा। क्या होगा, म्यू एस एन के इक्वल होगा। कैसे सर, हमने देखा था कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है हमारा किसके, उस टाइम पे एफ के प्रोपोर्शनल था। किसके प्रोपोर्शनल था, एफ के प्रोपोर्शनल था। लेकिन जैसे लिमिटिंग वैल्यू पहुंचती है तो आपका फ्रिक्शन फोर्स प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, और जो इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है म्यू एस, वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। लेकिन ये जो वैल्यू हो गई ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई स्टैटिक फ्रिक्शन की। ये हमेशा नहीं होगा, जब तक कि मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस नहीं करता है तब तक कि हमारा जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसका मूवमेंट शुरू नहीं होगा, राइट। मतलब उसकी जो मोशन है वो शुरू नहीं होगी बेटा, ध्यान रखना। तब तक सेल्फ एडजस्ट करता रहेगा आपका फ्रिक्शन फोर्स जब तक कि उसकी मैक्सिमम लिमिट ना पहुंच जाए, राइट। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं फ्रिक्शन फोर्स में, फोर्स और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारा इनिशियली फ्रिक्शन फोर्स ऐसे इंक्रीज करता है और इसकी वैल्यू पहुंचती है कहाँ पर, एफ एस मैक्सिमम। और उसके बाद में फिर क्या होता है कि जैसे ही होता है ये मैक्सिमम तक वैल्यू पहुंचती है और उसके जस्ट बाद में जैसे क्या होता है, उस टाइम तक क्या हो रहा है, हमारा फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, जो सरफेस रफनेस है तो वहाँ पर वेल्डिंग, जो आपस में जो बॉन्डिंग हो रही है वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जाती है, राइट। और स्ट्रॉन्ग होती है और उस फ्रिक्शन के बाद, उसके उस फोर्स लगने के बाद में वो क्या होती है, बॉन्डिंग टूट जाती है। और जैसे ही बॉन्डिंग टूटती है तो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो हमारी ड्रॉप कर जाती है। देखो यहाँ से ये ड्रॉप कर गई यहाँ पर, राइट। और चलना जैसे मूवमेंट शुरू हो जाता है उसके बाद में बॉन्डिंग होती रहती है, टूटती रहती है, बॉन्डिंग होती है, टूटती है, होती रहे। मतलब जो वेल्डिंग टेम्परेरी, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो वेल्डिंग होती है वो होती रहती है और टूटती रहती है बेटा। तो उसकी वजह से जो काइनेटिक फ्रिक्शन, उस टाइम फ्रिक्शन फोर्स तब भी रहता है लेकिन वो कम हो जाता है उसकी वैल्यू, राइट। और वो उसको हम बोलते हैं, जब मोशन होती है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, राइट। काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो ऐसे कम हो जाती है। देखो यहाँ से बढ़ना शुरू किया, फिर ये डाउन आ गई जैसे ही मूवमेंट शुरू हुआ, और फिर काइनेटिक फ्रिक्शन शुरू हो गया जिसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, कम होती है। किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो ये थोड़ा समझ में आया कि स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे काम करता है, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है। अगर मान लो अब हमने क्या काम किया कि सपोज यहाँ पर फोर्स, मैंने ये इधर से एफ फोर्स लगा दिया और इधर से हमने एफ, ये F1 ले लेते हैं, सपोज F1 है और ये F2 है, और F2 को हमने इस तरह से लगाया तो क्या हो गया, नेट फोर्स कितना बनेगा बेटा, नेट फोर्स आपका फ्रिक्शन फोर्स सपोज इस डायरेक्शन में लग रहा है, कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन F2 हम कह रहे हैं कि भाई F2 इज ग्रेटर देन F1 है, राइट। क्या है, F2 इज ग्रेटर देन F1 है। तो नेट फोर्स किस साइड में हो गया, F1 और F2 की वजह से आपका ये साइड में हो गया। तो अब मूवमेंट किस साइड में होना चाहिए, अलमीरा का इस साइड में होना चाहिए। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, इस मूवमेंट को अपोज करने के लिए। तो फ्रिक्शन फोर्स बेटा यहाँ पर इस डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएगा अब। तो यानी फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, अपनी डायरेक्शन को भी एडजस्ट कर लेता है, अपने मैग्नीट्यूड को तो एडजस्ट करता ही है स्टैटिक फ्रिक्शन, आपकी डायरेक्शन जो होती है उसको भी एडजस्ट करता है। और हमेशा जो रिलेटिव मूवमेंट होती है ना, मूवमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। कैसे, जो मूवमेंट होगी मतलब रिलेटिव मूवमेंट होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, राइट। पहले हमारे इस तरफ था मूवमेंट, इसकी बॉडी की इस साइड में होने वाली थी तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ये वाली थी, राइट। अब हमारी मूवमेंट क्योंकि F2 हमने इधर से अप्लाई किया तो हमारी मूवमेंट इस साइड में होने की संभावना पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि F2 इज ग्रेटर देन F1। तो फ्रिक्शन फोर्स उल्टी डायरेक्शन में करता है, राइट। और कैसे करता है, इसकी डायरेक्शन हमें वैसे कैसे मिलेगी, हमें कैसे समझ में आएगी डायरेक्शन, अगर स्टैटिक, क्योंकि सर मूवमेंट तो हो ही नहीं रही है तो हम डायरेक्शन, रिलेटिव मूवमेंट तो कुछ है नहीं, रिलेटिव मोशन तो कुछ है ही नहीं, तो हम डायरेक्शन कैसे देखें बेटा। डायरेक्शन हमें इसकी चेक करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स की क्या करना पड़ेगा,
हमें फोर्स बैलेंस करना पड़ेगा। देखो अगर ये फर्स्ट वाला केस था, अगर हम फर्स्ट वाला केस कहें तो हमारा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। कौन सा फोर्स है? केवल जो हम एफ अप्लाई कर रहे हैं उस पर ये फोर्स है, राइट। और मोमेंट कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स इसका कोई ना कोई, मैंने अभी क्या डिस्कस किया था हमने कि भाई इसको कोई ना कोई फोर्स अपोज कर रहा है, और वो फोर्स कौन सा है? वो आपका फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? इसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में होगी। मतलब जो फोर्स को बैलेंस करने से मतलब नेट फोर्स जो निकलता है उसको बैलेंस करने के लिए आपका कौन काम करेगा? फ्रिक्शन करेगा, और वही उसकी डायरेक्शन होगी। उसको मतलब उसके नेट फोर्स जो भी होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पर देखो F2 हमने दूसरा केस लिया जो हमने, ये क्या हो रहा है इसमें हमारा F2 इधर काम कर रहा है, F2, और F1 हमने इधर से, ये F1 अप्लाई किया था पहले और F2 हमने इधर से अप्लाई किया, तो हमारा F1 इधर काम कर रहा है। और हमें बताया गया है क्या है कि F2 इज ग्रेटर देन F1। दैट मीन्स नेट फोर्स हमारा कितना हो गया? नेट फोर्स हमारा हो गया F2 माइनस F1। यही है ना नेट फोर्स, इस डायरेक्शन में हो गया। तो जब ये नेट फोर्स को बैलेंस कौन करेगा? इसकी डायरेक्शन ये है, तो ये बैलेंस करेगा फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में होना चाहिए? इसका मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ये आपका, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स काम कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। यही हमने किया बेटा, ठीक है? समझ में आ गई बात? मतलब फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की हमें डायरेक्शन देखनी है तो हमें फोर्स को बैलेंस करना है। नेट फोर्स मतलब नेट फोर्स जो भी आएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हम फ्रिक्शन फोर्स को इस तरह से अप्लाई करेंगे कि नेट फोर्स आपका 0 हो जाए। ये हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन को निकालने का तरीका है, मतलब डायरेक्शन मालूम करने का तरीका है, ठीक है? ओके, अब ये देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमें और समझ में आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो ब्लॉक्स हैं, ये आपके रफ सरफेस है, ऑब्वियसली रफ सरफेस है ना। उस पर आपका एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये है, और हम यहाँ से इसको प्रेस कर रहे हैं, एफ फोर्स हमने अप्लाई कर दिया इस पर, ठीक है? ये ब्लॉक 2 kg का है, ये 3 kg का ब्लॉक है। अब मुझे बताओ, अगर ये रफ सरफेस नहीं हुआ, रफ सरफेस, अगर ये रफ सरफेस है, सपोज ये रफ सरफेस नहीं हुआ ना, तो क्या होगा? इस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है। ये डायरेक्शन ले लो, ये हमारी सपोज एक्स डायरेक्शन है, एक्स है, ये वाई है, तो ये ऊपर ये पॉजिटिव एक्स, ये आपकी पॉजिटिव वाई, राइट? ओके, तो हम क्या करेंगे बेटा? मूवमेंट है नहीं कोई भी, यहाँ पर इस कंडीशन में होल्ड किए हुए हैं। दैट मीन्स इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स है। सपोज ये हमारा इसके बीच में ये वॉल जो है और ये ब्लॉक है हमारा, इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स हमारा सपोज म्यू है, म्यू1 है, जिसकी वैल्यू हम कह सकते हैं 0.4 है, राइट? ओके, और ये जो है ये वैल्यू यहाँ पर इस दोनों सरफेस के बीच में यहाँ पर हमारा μ2 है, जिसकी वैल्यू हम कह सकते हैं, लेट अस से टेक इट इज़ 0.1 म्यू की वैल्यू, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू आपकी 0.4 है वॉल और उसके बीच में, और इसके दोनों ब्लॉक्स के बीच में 0.1 है, ठीक है? अब मुझे बताओ कि ये जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी, सपोज ये ब्लॉक ए है आपका, ये ए है, ये आपका ब्लॉक बी है, तो ए ब्लॉक पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी और बी ब्लॉक पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम हमारा कैसे है, दोनों ब्लॉक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो देखो कैसे मालूम करेंगे सर, फोर्स को, नेट फोर्स को क्या करेंगे हम 0 कर देंगे, फोर्स बैलेंस होना चाहिए, राइट? तो हम बी की बात करते हैं, तो बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। बी का मास कितना है, 2 kg है, तो 2g नीचे की तरफ काम करेगा बेटा, यानी 20 न्यूटन है ना, 2g कह लो, 2g नीचे की तरफ काम कर रहा है, राइट? वर्टिकल डायरेक्शन की हम बात करें तो, और एफ हमारा ये डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये एफ है। और दोनों सरफेस यहाँ पर, क्योंकि दोनों सरफेस क्या कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट में है, तो क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन काम करेगी, ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन काम करेगी। तो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन इसकी वजह से, ए की वजह से बी पर ये डायरेक्शन होगी, और बी की वजह से ए पर ये डायरेक्शन होगी, राइट? तो ये हमारा सपोज नॉर्मल रिएक्शन एन है, कितनी, कौन सी है, एक सेकेंड, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ना, हाँ समझ में रहेगा, समझ में आता है। ओह ये करते हैं, ओके, ये नॉर्मल रिएक्शन बेटा, ये एन है सपोज,
राइट। और इसके भी काम किया, इसने भी n है, या n1 कह लो, n1 कह लेते हैं इसको, राइट। तो ये हो गया हमारा n1 इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। अब हम ये तो समझ में आ गया कि f और n1, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, तो हमारा f इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा। क्लियर है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में 2g फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल पुल इस पर, किस पर, ब्लॉक पर, ब्लॉक पर नीचे की तरफ काम कर रहा है आपका कितना, 2g। तो इसको कोई बैलेंस करने वाला होना चाहिए ना। ये बैलेंस किससे होगा, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स से बैलेंस होगा बेटा, बिल्कुल सही बात है। और ये फ्रिक्शन फोर्स मान लेते हैं हमारा F1 है, तो फ्रिक्शन फोर्स ये काम करेगा, ये इसको बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि मूवमेंट नहीं है, ना वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट है, ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट है, तो सारे फोर्स बैलेंस है। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस है आपके। दैट मीन्स F1 जो है आपका 2g के इक्वल होगा, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो हमारी अपवर्ड होगी, है ना। कैसी होगी, F1 इस पे यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, किस पर, B ब्लॉक पर, B ब्लॉक पर, राइट। समझ में आ गई बात। अगर इसको और थोड़ा सा मैं बना देता हूँ, ये आपका B ब्लॉक है, तो इस पर F1 अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, राइट। और mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, यानी 2g। ऐसे ही अगर हम ए ब्लॉक का डायग्राम ड्रॉ करें, फ्री बॉडी डायग्राम, देखिए इस पर फोर्स कैसे कैसे काम कर रहे हैं। तो इसकी दो सरफेस है जिस पर आपका क्या कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। ओके, तो ये हमने ए को बना लिया। चलो, ए जो ब्लॉक है हमारा, ये ए है, तो इस पर हमारा F1 काम कर रहा है बेटा। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स की देखो कैसे डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं कि एक की जो फ्रिक्शन फोर्स एक्शन रिएक्शन के रूप में काम करता है। अगर दो सरफेस पे काम कर रहा है तो दोनों सरफेस पे कैसे काम करता है, एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में काम करता है, राइट। तो अगर इस बॉडी पर बी पर ऊपर की तरफ F1 लगा है तो ए पर आपका नीचे की तरफ लगेगा F1। कहाँ लगेगा, F1 अपोजिट डायरेक्शन में। और mg इसका नीचे की तरफ काम करेगा, ये आपका कितना है, 3g है, राइट। नॉर्मल रिएक्शन इस पर, इसने इधर लगाया है इस पर, तो इस पर इधर काम करेगा n1। और अगर मान लो हम लेट अस अज्यूम कि ये जो सरफेस है इस पर नॉर्मल रिएक्शन कितनी है, इसने इस सरफेस पे मतलब वॉल पर कितनी लगाई, n2 लगा दिया, कितना, n2। ओके, ये n2 लगाया इसने, राइट। तो ये भी वापस कितना लगाएगा, ये तो n2 हो गया, और ये भी वापस ब्लॉक पर कितना लगाएगा, n2 ही लगाएगा बेटा, राइट। इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये हमारे n2 लगेगा इस पर। अब बताओ मुझे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ऑब्वियसली इसमें नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स देखो नीचे की तरफ में, इस डायरेक्शन में तो n1 और n2 ने बैलेंस कर दिया एक दूसरे को, लेकिन यहाँ पर 3g नीचे की तरफ, F1 नीचे की तरफ। दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स कहाँ काम करेगा, इस पर। फ्रिक्शन फोर्स इस सरफेस पर बैलेंस करने के लिए, सपोज ये है हमारा F2 है, तो ये ऊपर काम करेगा, राइट, अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। सो इट इज F2, राइट। तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स F2 की जो डायरेक्शन होगी इसमें बी ब्लॉक पर, वो अपवर्ड होगी। यहाँ पर इस सरफेस पे काम कर रहा है बेटा, ये वाली सरफेस पे, राइट। और यहाँ पर F1 नीचे की तरफ काम कर रहा है, बीच में ये इस पर नहीं काम कर रहा है। कभी कन्फ्यूज मत होना। हाँ चलो, मैं इधर ही कर देता हूँ इसको, ये F2 होगा यहाँ पर इस सरफेस पर। ओके, हाँ। तो अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना दिया इसका, बिल्कुल सर। ये n2, ये n1, F1 नीचे की तरफ, प्लस 2g नीचे, 3g सॉरी, 3g नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और F2 अपवर्ड डायरेक्शन में। सो ये F2 इक्वल टू F1 प्लस 3g। समझ में आ गया बात। F2 आपका कहाँ लग रहा है, सॉरी, F2 आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, F1 ए ब्लॉक पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, F2 अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, और बी ब्लॉक पर आपका जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, तभी तो इसको बैलेंस करेगा। अगर सपोज इसमें यहाँ पर हमारा फ्रिक्शन लेस सरफेस है, दीवार जो वॉल है और ये ब्लॉक है, इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या होगा बेटा, F2 0 हो जाएगा और
आपका 3G और F1 जो होगा वो इसको नीचे के डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो क्या करेगा, नीचे लेके जाएगा इसको, यानी कि ये आपका स्लिप कर जाएगा उस केस में, राइट। क्लियर है, समझ आ रही है डायरेक्शन कैसे निकालते हैं फ्रिक्शन फोर्स की, स्टैटिक फ्रिक्शन की। ओके, और एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखो ये कह रहा है कि एम मैक्सिमम कितना हो सकता है, किस केस में, अगर मान लो यहाँ पर म्यू दिया हुआ है, हमें इसका वेट दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे एम मैक्सिमम कितना हो सकता है, सो दैट कि ये चलना शुरू ना करे, इसकी कोई मूवमेंट ना हो, ये वाले ब्लॉक की कोई मूवमेंट ना हो, राइट। मतलब ये आपका इसका एक्सेलरेशन 0 हो। तो ये कैसे काम करेगा बेटा, बताओ मुझे, कैसे करेंगे। सर सिंपल सी बात है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम मान लेते हैं, इसका टी मान लेते हैं, इसमें टेंशन कितनी है, स्ट्रिंग में टेंशन टी है, तो इसमें भी टी काम करेगी, राइट। थ्रू आउट द सेम रहेगी, क्योंकि हमें गिवन नहीं है कि भाई ये आपकी स्ट्रिंग का कोई मास है। स्ट्रिंग क्या माना है हमने, आइडल माना है, स्ट्रिंग और पुली आपके आइडल है, राइट। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये क्या है, टी काम कर रहा है इधर, और फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा इधर ऑब्वियसली, एफ। तो हम मान लेते हैं दिस इज एफ, ओके। और ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम कितना हो सकता है ना, एम मैक्सिमम, कि जिससे कि जहाँ तक मूवमेंट शुरू ना हो। चलो ठीक है, वो भी देख लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें समझ में आ गया कि एफ इज इक्वल टू क्या है, इसमें टी है, और वर्टिकल डायरेक्शन में इसमें एम जी यानी 5G नीचे की तरफ काम कर रहा है। यहाँ से ये 5G नीचे 5G, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर काम करेगी इस पर, ब्लॉक पर। ये नॉर्मल रिएक्शन मान लेते हैं, N1 मान लेते हैं इसको, राइट। सो N1 इज इक्वल टू 5G। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई बेटा। क्लियर है ना। तो अब देखो F क्या होता है हमारा, F मैक्सिमम क्या होता है, एफ एस मैक्सिमम, वो क्या होगा हमारा, वो होगा म्यू एस इंटू एन। एन की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, यहाँ पे N1 है, तो एन की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, आपका म्यू एस भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। यानी कि मैक्सिमम कब सपोर्ट कर सकता है एम को, जितना टी टेंशन, ये अच्छा इसकी भी चलो एक फ्री बॉडी डायग्राम बना के इसकी भी इक्वेशन लिख देते हैं हम, इस एम की बात कर रहे हैं। चलो ये हमारा इसमें एम जी नीचे एम जी और टी ऊपर काम कर रहा है, और कोई फोर्स है क्या, नहीं। सो टी इज इक्वल टू क्या हो गया, एम जी हो गया, टी इज इक्वल टू एम जी। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई, राइट। अब मुझे बताओ कि एम मैक्सिमम कितना हो सकता है, एम मैक्सिमम जी फिक्स है बेटा, तो क्या बढ़ सकता है, टी की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। टी की वैल्यू कहाँ तक इंक्रीज हो सकती है, टी की वैल्यू यहाँ से देखते हैं कि एफ मैक्स एफ के इक्वल होती है, टी की वैल्यू तो एफ के इक्वल है, फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल है ये वाले के। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी मैक्सिमम, कितनी इंक्रीज हो सकती है, मैक्सिमम तक जा सकती है, और वो ये है म्यू एस इंटू N1। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो गया हमारा म्यू एस कितना है 0.2 है इंटू 5, N1 कितना है, N1 5G है, ये देखो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन से 5 इंटू जी की वैल्यू 10। सो ये हो गया आपका 550 है ना, हाँ 100 वापस 10 न्यूटन है ना, कितना हुआ 10 न्यूटन, वेरी गुड 10 न्यूटन वैल्यू आ गई हमारी 10 न्यूटन, किसकी, एफ एस मैक्सिमम की, एफ एस मैक्स की वैल्यू 10 न्यूटन आ गई। तो ये किसके इक्वल है, ये टी के बराबर है। टी आपका कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है 10 न्यूटन हो सकता है, और यही किसके इक्वल होगा, आपका थर्ड इक्वेशन से एम जी के इक्वल होगा। और ये एम कितना हमने मैक्सिमम लिया, इससे कम में तो कोई दिक्कत नहीं हमें, ये मैक्सिमम होगा। यानी कि एम मैक्स कितना हो सकता है, एम मैक्स आपका हो सकता है 1 kg 10/10 है ना, 1 kg, यानी कि 1 kg से ज़्यादा होते ही क्या होगा, मूवमेंट शुरू हो जाएगी बेटा। तो ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन की कुछ एप्लीकेशंस हैं, हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो डायरेक्शन हमने आज सीखा कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, आपके स्टैटिक फ्रिक्शन आपका कैसा है, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है। इसके अलावा फ्रिक्शन हमारे कहाँ कहाँ काम में आता है, हमारी डे टू डे लाइफ में ना, हमें पहले समय हमें लगता है कि फ्रिक्शन हमारी काम की चीज़ नहीं है, बिना फ्रिक्शन लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन इसका उल्टा सच है, बिना फ्रिक्शन हमारी लाइफ बहुत मुश्किल हो सकती है ना। तो ये सब चीज़ें बेटा जब हम तो फिजिक्स को डे टू डे लाइफ में हमें जोड़ कर देखना है, सीखना है, तब इसका फिजिक्स का मज़ा बढ़ जाता है सीखने का। चलो ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे।